नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एमसीक्यू की 5वीं वीडियो लेके आया हूं। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हम हल कर रहे हैं उस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं, हल करते हैं उन्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबाई का मानक मात्रक है। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर। क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा मीटर। जो मीटर है हमारा वो लंबाई का मानक मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक को हम नापते हैं किसमें? वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। द्रव्यमान का जो मानक मात्रक पूछ रहा है तो मानक मात्रक यहाँ पे हो जाएगा हमारा किलोग्राम। सही उत्तर क्या होगा? किलोग्राम। बाकी मात्रक तो सारे हैं द्रव्यमान के, ग्राम, कुंतल, टन, ठीक सभी हैं, लेकिन मानक मात्रक पूछ रहा है इसलिए किलोग्राम बताएंगे हम। अगला देखिए, द्रवों का आयतन मापते हैं। द्रवों का आयतन हमें पता है, दूध, पानी, इन सबको हम किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। तो इसका आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम हम नापते हैं इसका लीटर में। सही उत्तर हो जाएगा लीटर। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु चुनिए। तो उड़ता पक्षी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उड़ता पक्षी गतिशील है। किसकी गति रेखीय गति नहीं है? तो देखिए, रेखीय गति मतलब एक सीध में कौन नहीं चल रहा है? तो पंखा जो है हमारा वो एक सीध में नहीं चल रहा है। पंखा हमारा कभी भी चलता है तो वो गोल गोल चलता है, ठीक है, घूमता है। तो पंखे की गति रेखीय गति नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। जो घड़ी का पेंडुलम है उसकी जो गति होती है वो किसकी उदाहरण? जैसे घड़ी का पेंडुलम ऐसे होता है, एक तरफ बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो गति होती है ये किसका उदाहरण है? इसको क्या कहते हैं? तो ये गति हमारी उदाहरण होती है दोलन गति की। तो सही उत्तर हो जाएगा दोलन गति। ठीक है, अगला देखिए, चाल का ऐसा ही मात्रक होता है। जो हमारी स्पीड यानी चाल, स्पीड जो नापते हैं उसका ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। जनरली हम जब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, कहते हैं ना कि 60 की स्पीड में चल रहा है, तो 60 की स्पीड का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, लेकिन मानक मात्रक की अगर बात करें तो मानक मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। जब नर और मादा के युग्मक मिलते हैं तो उस युग्मन की जो प्रक्रिया है, जो चरण होता है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, क्या कहते हैं? निषेचन। सही उत्तर हो जाएगा निषेचन। अगला देखिए, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व जब हो जाता है तो अंडाशय विकसित होता है। विकसित होने पे क्या हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाता है फल में। ठीक है, परिवर्तित होकर फल बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। अजूबा का पौधा जो होता है वो अपनी वंश को, अपने प्रजाति को बढ़ाता है। तो वो जिस भाग द्वारा जनन करता है उसको हम क्या कहते हैं? वो है उसका पत्ती वाला भाग, यानी पत्तियों के द्वारा अजूबा जनन करता है। अगला देखिए, पौधे के जनन अंग है। अब सामान्यतः पौधे के जो जनन अंग हैं, नॉर्मली जो कहा जाता है, जनरली जो कहा जाता है, वो है हमारा फूल। यानी फूल के द्वारा ही पौधे जनन करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, सामान्यतः पौधे फूल के द्वारा ही जनन करते हैं। अगला देखिए, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, परागकण क्या है? पुरुष का हिस्सा है यानी नर का हिस्सा है, और वर्तिकाग्र क्या है? स्त्री क्रेशर या स्त्री का हिस्सा है। तो परागकण जब वर्तिकाग्र पर जाता है, स्थानांतरित होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं परागण। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? परागण। अगला प्रश्न देखिए, साइट्रस यानी नींबू जाति के जो फल होते हैं, ठीक है, साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, इसीलिए जब कोरोना का स्ट्रेन यानी कोरोना बीमारी एकदम जब शुरू हुई थी तो डॉक्टर्स कह रहे थे, सभी कह रहे थे कि शरीर में इम्यूनिटी पावर
बढ़ानी चाहिए हमें, और इम्यूनिटी क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इसीलिए उस समय लोग संतरा, नींबू इन सब फलों का अधिक सेवन करते थे ताकि शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़े। यानी जो नींबू जात के फल होते हैं उन्हें इसीलिए साइट्रस फल कहते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन सी अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये आपको पता ही होगा। मलेरिया की जो दवा मिलती है वो हमें मिलती है सिनकोना पौधे से। सही उत्तर क्या होगा? सिनकोना। अगला प्रश्न देखिए, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। तो इनमें से जो विकल्प हैं, इनमें से रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन सा नहीं है? ये कपास से रेशा मिलता है, नारियल से मिलता है, जूट से मिलता है, लेकिन नीम से नहीं मिलता। तो इस यहाँ पे उत्तर सही क्या हो जाएगा? नीम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन निम्न विकल्पों में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दालों में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का मात्रक है यानी प्रेशर, दाब का मात्रक है, दाब की परिभाषा क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो। लगने वाला उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार से कम है तो वो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु जल में डूब जाएगी। तो आ वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल, मानक कह रहे हैं, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया, उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर। ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि यदि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या होगा? मान लेते हैं ये एक बर्तन है। ठीक है। ऐसा कोई बर्तन है जिसमें सभी लंबाइयाँ इसकी हर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब क्या है? 1-1 मीटर की है। एक यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1 घन मीटर। ठीक। वॉल्यूम क्या होगा? 1 घन मीटर। अगर इसमें हम पानी भरें तो वो कितना आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम पारा भरें तो वो कितना आएगा? वो पारा आएगा 13,600 किलोग्राम। यानी जो पारा इसके अंदर हम भरेंगे उसका द्रव्यमान निकालेंगे तो वो होगा 13,600 किलोग्राम। ठीक है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा हमारा आखिरी वाला। अगला देखिए, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। रेटिना मानव नेत्र का एक हिस्सा है जिसपे मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। और वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलिए अगला देखिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है, यानी हम किसी वस्तु को एकदम साफ और सही से नज़दीक, कितना नज़दीक रखने पे किसी वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं, एकदम साफ सफाई से साफ साफ देख सकते हैं। तो वो है हमारा क्या? 25 सेंटीमीटर तक अगर किसी वस्तु को हम अपने पास लाते हैं, इतनी दूरी हमारे आँख और वस्तु के बीच में है, तब तक तो हम उस वस्तु को अच्छे से देख पाएंगे। अगर ये दूरी 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होती गई तो वो वस्तु फिर धुंधली होती जाएगी और एक समय आएगा कि हम उसको देख नहीं पाएंगे अगर वो हमारे एकदम आँखों के पास आ जाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। यानी आपको पता है जब हम प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है। ठीक, बटती है। तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ऐसे याद करते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, विबग्योर ऐसे नीचे से ऊपर की ओर याद करते हैं, जिसमें आधार की तरफ हमारे वी मतलब वायलेट यानी बैगनी कलर रहता है और ऊपर रेड रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बैगनी। ठीक है। आधार की तरफ बैगनी कलर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का जो
हमारा फोकस बिंदु है और प्रकाश केंद्र है, अगर उसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा आभासी, बड़ा और सीधा। सही उत्तर क्या होगा? आभासी, बड़ा एवं सीधा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस बने किसी, यानी अवतल लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी, सीधा व छोटा बनेगा। आभासी, सीधा व छोटा बनेगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए उत्तर इस सीरीज के का जो 5वां वीडियो था, ये एमसीक्यू का, ये सारे प्रश्न हमने हल कर लिए। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप मुझसे और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी के वीडियो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम अगले वीकेंड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।